हेलो स्टूडेंट्स, आपके यूट्यूब चैनल अनिता शोकुल पर स्वागत है। आज हम कर रहे हैं मेजर्स टू करेक्ट डेफिसिट एंड एक्सेस डिमांड। टू मेजर्स टू कंट्रोल, किसको कंट्रोल करना हमें? डेफिसिट डिमांड को और एक्सेस डिमांड को। तो हमारे क्या हैं, 3 जो है पॉलिसीज हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो एक्सेस डिमांड है और डेफिसिट डिमांड है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी, सेकंड है फिस्कल पॉलिसी एंड थर्ड है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो इन दोनों पॉलिसी में हमारा क्या डिफरेंस है? जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, मनी सप्लाई को कंट्रोल करके डिमांड को कंट्रोल करते हैं। तो ये पॉलिसी कौन अपनाता है? ये पॉलिसी हमारा रिजर्व बैंक अप्लाई करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सेंट्रल बैंक है, तो सेंट्रल बैंक बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी जिसके द्वारा मनी सप्लाई को कंट्रोल करके जो हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या है? डिमांड को कंट्रोल करना। या हमारी डेफिसिट है तो उसको क्या करें? इंक्रीज करेंगे, और एक्सेस है तो उसको हम क्या करेंगे? डिक्रीज। एक बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो ये बैलेंस बनाना है हमें कि जितनी हमारे डिमांड चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए उतनी हम डिमांड लाएंगे। तो ये हमारे फिस्कल पॉलिसी क्या है हमारी? फिस्कल पॉलिसी में क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये कौन अप्लाई करती है? ये गवर्नमेंट अपनाती है। इसके द्वारा गवर्नमेंट क्या करती है, अपने जो एक्सपेंडिचर है, अपनी इनकम है, इनको इस प्रकार से मेंटेन करती है कि इनके द्वारा ही क्या किया जा सके, एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल किया जा सके। तो ये देश की सरकार के द्वारा लागू की जाती है, और मॉनेटरी पॉलिसी हमारी क्या है? देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा अप्लाई की जाती है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, फॉरेन ट्रेड के द्वारा हम क्या करते हैं? डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो फॉरेन ट्रेड में 2 आगे हमारे 2 टूल्स कौन से हैं? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। हालांकि ओनली 2 मेजर पॉलिसीज आर देयर, तो वो है हमारी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। इसका इतना ज़्यादा रोल नहीं रहता डिमांड एंड एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करने में। तो पहला हम करेंगे कि फिस्कल पॉलिसी के द्वारा हम डेफिसिट एंड एक्सेस डिमांड को कैसे कंट्रोल करें। तो ये है क्या चीज? इट इज कंसर्निंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अचीविंग डेफिनिट ऑब्जेक्टिव। कि कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। निश्चित उद्देश्य क्या है? या तो डेफिसिट डिमांड को ठीक करना है या एक्सेस डिमांड को ठीक करना। उनको अकॉर्डिंग सरकार की जो हमारी रेवेन्यू है, आय है, एक्सपेंडिचर खर्चा है, या फिर सरकार के ऋण हैं, इन तीनों को इस प्रकार से एडजस्ट करती है सरकार कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या किया जा सके, अचीव किया जा सके। तो अब हम इनको एडजस्ट करके देखते हैं कि कैसे हम इनको एडजस्ट करें कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। तो डेफिसिट डिमांड में हमारी क्या होती है? डिमांड क्या होती है? कम होती है। तो हमारा मेन मकसद क्या रहेगा? टू इंक्रीज द डिमांड। एक साइड हमारी डेफिसिट डिमांड, इस साइड हम लेंगे एक्सेस डिमांड। तो कंपोनेंट कौन कौन से हम यूज करें? तो 3 हमने लिए हैं, सरकार की आय, सरकार का व्यय और ऋण। तो पहला तो है इंक्रीज इन डेफिसिट डिमांड है, तो हमें क्या है? डिमांड को इंक्रीज करना है कि वो लेवल कम रह गया उसको ऊपर लेके जाना है हमारा। ये थी हमारी डिमांड, इसको इंक्रीज करके एग्रीगेट जो डिमांड थी इसको इंक्रीज करके हमें यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट डिमांड तक लेके जाना है। तो हमें बढ़ाना है इसको बढ़ाने के लिए सरकार जो उपाय करती है अपनी आय, व्यय तथा ऋण से संबंधित, उनको हम देखेंगे। तो पहला तो है हमारा इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो देखो हमारी जो है एग्रीगेट डिमांड किसमें थी? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये कंपोनेंट थे। तो उसमें था हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट भी क्या करती है? एक्सपेंडिचर करती है। तो वो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को डेफिसिट डिमांड के टाइम क्या करना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए। तो इसमें हमारा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, चाहे गवर्नमेंट
कल्याण पर खर्च करती हो, चाहे डेवलपिंग कार्यों पर खर्च करती हो, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स सरकार के होते हैं, सड़कें बनानी है, हॉस्टल बनाना है, रोड बनाने हैं, और भी हमारे हैं जिस प्रकार से हस्तांतरण आय जिसको हम कह सकते हैं, बुढ़ापा पेंशन है, छात्रवृत्ति है, वजीफा वगैरह ये भी देने हैं, और हमारी सब्सिडी भी देनी है, ये भी सरकार के क्या खर्चे हैं। तो सरकार को हम कह सकते हैं कुल मिलाकर अपने सभी प्रकार के खर्चे, चाहे वो किसी भी प्रकार, वो क्या कर देने चाहिए, इंक्रीज कर देने चाहिए। हो सके तो सरकार को क्या है, चाहे उसको डेफिसिट बजट क्यों ना अपनाना पड़े। डेफिसिट बजट में क्या, अपनी आमदनी से ज्यादा खर्चा करना। तो सरकार को सभी प्रकार के खर्चे बढ़ा देने चाहिए, चाहे उसे डेफिसिट बजट की पॉलिसी ही क्यों ना अपनानी पड़े। तो इससे सरकार जब अपनी विभिन्न प्लानिंग पर खर्च करती है, इस प्रकार से डैम बना रही है, रोड बना रही है, या कोई हॉस्टल वगैरह बना रही है, तो इसके फलस्वरूप क्या है, प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज होता है। तो हमने देखा एक पंप प्राइमिंग की, ये गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करेगा, पंप प्राइमिंग का कार्य करेगा। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा तो इसके फलस्वरूप भी क्या होगी, हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो पहला तो हमारा है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब एक्सेस डिमांड है तो यहाँ पर इंक्रीज की जगह हम लिख देंगे डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो इसमें गवर्नमेंट को अपना सभी प्रकार का, क्योंकि डिमांड पहले ही ज्यादा है, हमें उसको कम करना है, तो कम करने के लिए जरूरी है कि लोग मांग करें, उनके पास पैसा कम हो, तो इसके लिए डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार को अपने सभी प्रकार के खर्चे क्या कर देने चाहिए, कम कर देने चाहिए। हो उसके तो सरकार को कैसा बजट बनाना चाहिए, सरप्लस का, अपनी आमदनी से कम खर्चा करना चाहिए। तो ये हो गया। फिर से हमने 3 ली थी, सरकार की खर्चा होगा, फिर सरकार की आय होगी। तो इंक्रीज इन इनकम इन गवर्नमेंट इनकम, या हम क्या करें, डिक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम लिखूं या इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम लिखूं, देखिए आप खुद डिसाइड कीजिए। तो यहाँ डेफिसिट हमारा क्या है, यहाँ पर हमारी मेजर टू करेक्ट जो हमारा डेफिसिट है और एक्सेस डिमांड है उनको करेक्ट करना है। डिमांड पहले ही कम है और गवर्नमेंट क्या करे, अपनी आय को बढ़ा ले, तो क्या डेफिसिट डिमांड हमारी घट जाएगी, नहीं। क्यों, तो यहाँ पर इंक्रीज की जगह हम क्या लिखें, डिक्रीज। तो पहला ही इसकी जगह हम एक और कंपोनेंट लिख देते हैं, टैक्स। गवर्नमेंट आमदनी किससे प्राप्त करती है, टैक्स से कलेक्ट करती है अपनी आय को। तो सरकार को क्या कर देनी चाहिए, टैक्स घटा देनी चाहिए, क्योंकि टैक्स कम लगेंगे तो हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम कम हमारी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो उसके फलस्वरूप हमने कहा कि 100 रुपये पर 20 रुपये टैक्स लगते थे, तो 80 रुपये थी जिसको हम कंज्यूम कर सकते थे या इन्वेस्टर इसको इन्वेस्ट कर सकते थे। तो दोनों व्यक्तियों के पास यदि सरकार ने 5 रुपये टैक्स लगे, 95 रुपीज बच गए, जिसको वो क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कंज्यूम कर सकते हैं, या इन्वेस्टर है तो वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो दोनों के पास इनकम क्या बच गई, ज्यादा बच गई, चाहे कंज्यूम करें या इन्वेस्ट करें, डिमांड तो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम डिक्रीज इन इनकम की बजाय क्या लिखेंगे, टैक्स को क्या कर देना चाहिए, डिक्रीज, कम कर देना चाहिए, या इसका ऑपोजिट लिख दें, टैक्स को क्या कर देना चाहिए, इंक्रीज। यहाँ हमारा मुख्य मकसद है डिमांड को पहले ही ज्यादा है कम करना, तो उसके लिए टैक्स बढ़ा दिए जाए। टैक्स बढ़ा देंगे तो दोनों ही व्यक्ति, चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे वो इन्वेस्टर हो, दोनों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या बचेगी, कम बचेगी। कंज्यूमर है तो कंज्यूम कम कर पाएगा, इन्वेस्टर है तो इन्वेस्ट कम कर पाएगा। तो इसके फलस्वरूप जो बढ़ी हुई मांग है वो क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम डेफिसिट बजट बनाते हैं, यहाँ पर हम कैसा बजट बनाएंगे, सरप्लस बजट बनाएंगे। तीसरा जो हम लेंगे, बोरोइंग। किससे बोरोइंग करें, फ्रॉम पब्लिक। ये क्या कर दें, कम, जनता से जो पैसा उधार लेते हैं वो कम से कम उधार लिया जाए, क्योंकि ये जनता से उधार लेती है, सरकार उधार लेती है, तो जनता के पास क्या जाएगा, ब्याज जाएगा, और जनता सरकार को पैसा उधार देगी, किसके लालच में, ब्याज के लालच में। लेकिन डिमांड पहले ही कम है और
पैसा फिर से कम हो गया, सरकार के पास चला गया, तो डिमांड और ज़्यादा कम, तो हम एक गलत सिचुएशन में फंस जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि जब डेफिसिट डिमांड हो तो जनता से कम पैसा उधार लिया जाए, उधार लिया ही नहीं चाहिए। और इसमें हमारा क्या है, बोरोइंग, जनता से ज्यादा पैसा उधार लिया जाए, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, जनता से ज्यादा पैसा ही नहीं सरकार उधार लेगी तो क्या होगा, जनता का पैसा सरकार के पास चला जाएगा, जनता डिमांड कम करेगी और बड़ी डिमांड का क्या उसका सोल्यूशन हो सकेगा, उसको हम कंट्रोल कर सकेंगे। फिर है हमारा नेक्स्ट जो है बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। इस समय जब मांग कम है तो बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई क्या कर देनी चाहिए, इंक्रीज कर देनी चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेना चाहिए, सेंट्रल बैंक से ज्यादा पैसा उधार लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पैसा उधार लेंगे तो उसके फलस्वरूप हमारे पास क्या आएगा, मार्केट में पैसा आएगा, लोगों के मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे तो जो डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम थी वो क्या होगी, सोल्व हो गई। अब ये है जो बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक को हम डेफिसिट फाइनेंसिंग भी कह सकते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करता है, नए नोट छाप कर उधार देता है, तो नए नोट छाप कर उधार देने को हम क्या कहते हैं, घाटे की वित्त व्यवस्था या डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। तो इसमें तो हम कह सकते हैं कि सरकार को डेफिसिट फाइनेंसिंग करना चाहिए, और इसमें कह सकते हैं कि बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई से बोरोइंग को कम से कम हो सके जितना कम से कम उधार लेना चाहिए, क्योंकि एक तो प्राइस पहले से इंक्रीज है और ज्यादा पैसा मार्केट में आएगा तो लोग और ज्यादा डिमांड करेंगे, तो जो डिमांड पहले ही इतनी ज्यादा है उसको हमें कम करना है, लेकिन वो और ज्यादा बढ़ती जाएगी, गैप इंक्रीज हो जाएगा। तो उस गैप को घटाने के लिए क्या जरूरी है कि बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई हमें क्या करनी चाहिए, कम से कम करनी चाहिए। तो जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है वो जब हमारी एक्सेस डिमांड हो वो पॉलिसी हमें कभी नहीं अपनानी चाहिए। तो इस प्रकार से फिस्कल पॉलिसी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डेफिसिट एंड एक्सेस दोनों प्रकार की डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में स्टूडेंट्स हम करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल